जरा इन विशालकाय पेड़ों को देखो, कितने ऊंचे और मजबूत खड़े हैं। जब मैं इन्हें देखा करती थी तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता था। ये पेड़ जमीन से पानी कैसे खींचते हैं और उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कितनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा देते हैं। सोच कर देखो, कुछ पेड़ तो सैकड़ों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, तो आखिर ये पानी ऊपर तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है वाष्पीकरण, यानी कि इवापोरेशन। हाँ, सच में। और जब मैंने ये सीखा तो मैं हैरान रह गई। पता चला कि ये पेड़ जितना पानी खींचते हैं उसका 95% से ज्यादा तो सीधा वायुमंडल में वाष्प बनकर उड़ जाता है। पर क्या ये अजीब नहीं लगता? मतलब, वाष्पीकरण से पानी ऊपर कैसे जा सकता है और इसका फायदा क्या है? अगर इतना पानी उड़ ही जाता है तो फिर इन्हें पानी की जरूरत ही क्यों है? आओ जानते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने पहले देखा है कि पौधे और पेड़ इतने ऊंचे इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इनके अंदर नलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ये ऊतक भोजन और पानी को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और क्योंकि हमें दो चीजें पहुंचानी है, भोजन और पानी, तो इनके लिए दो अलग अलग नलिकाएं होती है। एक है जाइलम जो ज्यादातर पानी और घुले हुए खनिज पहुंचाता है। दूसरी है फ्लोएम जो ज्यादातर भोजन पहुंचाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, तो हम जाइलम पर ध्यान देंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है। जाइलम दरअसल विशिष्टीकृत यानी कि मॉडिफाइड कोशिकाओं से बनता है। शुरू में ये सामान्य पौधों की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व होती हैं, ये अपनी सभी आंतरिक संरचनाएं खो देती हैं। केंद्र, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य सब गायब। यहाँ तक कि इनकी आड़ी दीवारें भी टूट जाती हैं और कई कोशिकाएं लंबवत जुड़कर एक लंबी खाली नली बना लेती हैं। यही है हमारा जाइलम। अब क्योंकि ये खाली है, इसे पानी से भरा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये अब जीवित नहीं रहती। इसके विपरीत फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो अब बड़ा सवाल, पानी जाइलम में ऊपर कैसे चढ़ता है? ये होता है वाष्पीकरण की वजह से। जब पानी पत्तियों की कोशिकाओं तक पहुंचता है तो उसका ज्यादातर हिस्सा सूक्ष्म रंध्र यानी कि स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है। ये रंध्र गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। जब ये खुलते हैं तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन ये वाष्पीकरण पानी को ऊपर कैसे खींचता है? दरअसल पानी के अणु एक दूसरे को काफी मजबूती से आकर्षित करते हैं। तो जब ऊपर के अणु उड़ते हैं तो वो पीछे वाले अणुओं को खींच लेते हैं। ये खिंचाव पीछे तक जाता है, यहाँ तक कि जड़ों तक पहुंच जाता है। ऐसे समझिए जैसे कोई स्ट्रॉ से जूस पी रहा हो। जाइलम उस स्ट्रॉ की तरह है और वाष्पीकरण उस चूषण यानी कि सक्शन की तरह जो पानी को ऊपर खींचता है। क्योंकि जाइलम में ये चूषण बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं ताकि वो दबाव से ढह ना जाए। यही कारण है कि लकड़ी दरअसल जाइलम से बनी होती है। ग्रीक भाषा में जाइलम का मतलब ही लकड़ी है। अब सवाल आता है, इतना पानी खींचकर फिर उड़ाना क्यों? इसके कई कारण हैं। थोड़ा पानी प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। पानी के साथ साथ जरूरी खनिज लवण मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचते हैं। और सबसे अहम, वाष्पीकरण पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है, जैसे हमारे शरीर में पसीना करता है। पेड़ों में होने वाले इस विशेष वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये दो काम करता है, चूषण बल पैदा करना जिससे पानी और खनिज ऊपर जाएं, शीतलन यानी कि कूलिंग करना। लेकिन रात में जब धूप नहीं होती और वाष्प उत्सर्जन रुक जाता है तो पानी का स्तंभ गिर क्यों नहीं जाता? ये होता है मूल दाब यानी कि रूट प्रेशर की वजह से। रात में जड़ें सक्रिय रूप से मिट्टी से खनिज लवण लेती हैं, जिससे उनके अंदर का घोल सांद्रित यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की वजह से बाहर का पानी अंदर घुसता है और ये पानी नीचे से ऊपर को दबाव देता है। इस तरह दिन में वाष्प उत्सर्जन बल और रात में मूल दाब मिलकर पानी और खनिज को हर हिस्से तक पहुंचाते हैं।